विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय मुंसर में। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने पार्ट 2 जो बनाया उसके अंदर हमने अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर 2 विशेषताएं हम कर चुके थे कि इस बाजार के अंदर अधिक फर्में होती हैं और विभेदीकृत वस्तु होती है। विभेदीकरण जो वस्तु के अंदर विभेद किया जाता है, उस विभेद के जो कारण थे रंग, रूप, आकार, प्रकार, पैकिंग, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, विज्ञापन द्वारा प्रचार है, कार्यशैली या साज सुविधाएं, इनके माध्यम से एक उत्पादक है वो अपनी वस्तु को विभेदीकृत कर देता है और विभेदीकृत करके दूसरी जो उसके समानार्थी या समरूप जो वस्तु होती है, जो कि पूर्ण स्थानापन्न नहीं है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी वस्तु को श्रेष्ठ कर देता है और उसी कारण अपनी थोड़ी सी कीमत कम करके वो अपने वस्तु की जो बिक्री है उसको अधिक मात्रा में बढ़ा देता है, जिसके कारण इस बाजार में जो मांग वक्र होता है वो रोजगार प्रवृत्ति का अर्थात इकाई से अधिक का होता है। इन समस्त चीजों की हम चर्चा विद्यार्थियों पिछले पार्ट के अंदर कर चुके। अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता। प्रमुख का प्रवेश और बहिर्गमन। तीसरी स्थिति अपन ले रहे हैं प्रमुख का प्रवेश व बहिर्गमन। विद्यार्थियों, हमने 2 स्थितियां देखी पीछे बाजारों की, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता की बात कही और एकाधिकार की बात हमने की है। हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के अंदर फर्में हैं वो आसानी से आ सकती हैं और आसानी से जा सकती हैं, किंतु एकाधिकार के अंदर जो फर्में प्रमुख का प्रवेश था वो पूर्ण रूप से नियंत्रित था या प्रतिबंधित था कि नई फर्म है वो सामान्य स्थिति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। किंतु इस बाजार के अंदर फर्में हैं वो आसानी से आ भी सकती हैं और आसानी से जा भी सकती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि अल्पकाल की स्थिति में फर्मों के द्वारा लाभ कमाए जा रहे हैं या लाभ उनको प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नई फर्में हैं वो प्रवेश करती हैं। यानी कि लाभ की स्थिति जब होती है तब फर्में प्रवेश करेंगी और जब हानि की स्थिति होती है अल्पकाल की स्थिति में, उस समय फर्में बहिर्गमन करती हैं, अर्थात इनके आने और जाने के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। और ये उस समूह के अंदर, क्योंकि हमने पूर्ण प्रतियोगिता में उसको उद्योग कहा और यहाँ पर हम जो सभी फर्में होती हैं जो समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं किंतु वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, निकट स्थानापन्न वस्तुएं हैं, और उन निकट स्थानापन्न वस्तुओं का जो उत्पादन कर रही हैं उन फर्मों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, वो आसानी से आ सकती हैं और आसानी से जा भी सकती हैं। जब अल्पकाल में लाभ की स्थिति में ये प्रवेश करती हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पादन की मात्रा यहाँ पे बाजार के अंदर बढ़ा देती है, अर्थात पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण लाभों की मात्रा है उन फर्मों को, मिलने वाली फर्मों को लाभ की मात्रा है वो घटने लगती है। जबकि हानि की स्थिति के अंदर मौजूदा फर्में हैं वो समूह को छोड़कर बाहर जाने लगती हैं, जिससे हानि की मात्रा कम होने लगती है और लाभ की मात्रा की ओर प्राप्त करती हैं। और विद्यार्थियों, यदि हम ये बात हम कर रहे थे अल्पकाल की और दीर्घकाल की स्थिति की, यदि हम बात करें तो दीर्घकाल की स्थिति में जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगी जितने भी फर्में होती हैं उनको केवल और केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि यदि लाभ अतिरिक्त या असामान्य लाभ की स्थिति इन फर्मों के लिए होती है तो ऐसी स्थिति में फर्में हैं वो प्रवेश करेंगी, जबकि हानि होगी तो फर्मों का बहिर्गमन होगा और ये स्थिति है वो पूर्ण रूप से दीर्घकाल के अंदर सामान्य लाभ की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। चौथी स्थिति हम ले सकते हैं यहाँ पे विशेषता कि जिस प्रकार से हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सभी फर्मों के समूह को या जोड़ को हमने उद्योग कहा, क्योंकि उद्योग के अंदर जो फर्में मौजूद हैं वो सारी की सारी समरूप वस्तु का उत्पादन कर रही हैं, जबकि यहाँ पर सभी फर्में हैं वो समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं कर रही हैं। यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है फर्मों के द्वारा
वो निकट स्थानापन्न तो है लेकिन वो पूर्ण स्थानापन्न की अवस्था में नहीं है, इसलिए यहां पर हम उसे उद्योग नहीं कहकर समूह कहेंगे। और समूह के अंदर सभी फर्में हैं वो निकट स्थानापन्न वस्तु का निर्माण कर रही होगी। अर्थात यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता से जो भेद है कि पूर्ण प्रतियोगिता में हमने प्रमुख का जो जोड़ था, प्रमुख का जो समूह था, उस समूह को उद्योग कहा, जबकि यहाँ पर एकाधिकारात्मक की स्थिति में हम उन समस्त प्रमुख के जोड़ को समूह के द्वारा व्यक्त करेंगे। पांचवा और जो महत्वपूर्ण इसका है कि इस बाजार की एक खास विशेषता है कि इस बाजार में विक्रय लागतों में भिन्नता पाई जाए। अब विद्यार्थी यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि विक्रय लागतें जो है यानी बेचने की जो लागतें हैं उन लागतों में भिन्नता किस प्रकार से आती है। तो इसका एग्जाम्पल हम पीछे ले भी चुके हैं कि यहाँ पर विज्ञापन किए जाते हैं, तो कोई भ्रम है वो अपने विज्ञापनों पर या उसको बेचने की जो विधियां हैं उन विधियों के अंदर अलग अलग प्रकार से बदलाव करती रहती हैं और अलग अलग प्रकार से उनका नियोजन करती रहती हैं, जिसके कारण प्रत्येक फर्म की जो विक्रय लागत है वो भिन्न भिन्न ही होती है, एक जैसी नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी फर्म जो कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की फर्म है या समूह की कोई भी फर्म है वो एक जैसी नीति का अनुसरण यहाँ पर नहीं करती, क्योंकि प्रत्येक फर्म की यहाँ पे नीति है वो भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाए। अर्थात यहाँ कीमत के माध्यम से किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं होती। यहां पर फर्में हैं वो कीमत को कम या ज्यादा करके कीमत युद्ध जैसी स्थिति यहां पर पैदा नहीं करती हैं, क्योंकि कीमतों को कम और ज्यादा करने की स्थिति में चूंकि दूसरी जो फर्में हैं वो निकट स्थानापन्न वस्तुओं का ही उत्पादन कर रही होती हैं, इसलिए ये फर्में ज्यादा प्रॉफिट नहीं प्राप्त कर सकती हैं, जबकि ये फर्में वो समस्त एक्टिविटीज अपनाती हैं जो गैर कीमत प्रतियोगिता के माध्यम से होती है, जैसे विज्ञापन या अपनी वस्तु को विभेदीकृत करने के लिए उसकी पैकेजिंग में चेंजेस करना है, उसका रंग रूप आकार प्रकार में चेंज करना है, या अन्य कोई भी एक्टिविटी है उसी के माध्यम से अपनी वस्तु को वो बाजार के अंदर श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करती है। इसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों, ये मोटी मोटी जो विशेषताएं थी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की इनकी हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं कि एकाधिकारात्मक जो बाजार की स्थिति होती है उस बाजार स्थिति के अंदर सीमांत आगम, औसत आगम और कुल आगम की स्थितियां कैसी। विद्यार्थियों यहाँ पे थोड़ा सा अपन बैक जाएं, एकाधिकार वाली स्थिति के अंदर हम जाएंगे और थोड़ा सा इस बाजार की स्थिति में भी देखेंगे। तो हम देखेंगे कि एकाधिकार की स्थिति के अंदर जो मांग वक्र था वो कम लोच बेलोच स्थिति का था, जिसकी लोच है EP लेस देन 1 थी, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का जो मांग वक्र हमने निर्मित किया उसकी लोच है वो इकाई से अधिक। चूंकि दोनों के अंदर ही मांग वक्र है वो ऋणात्मक है, इसका मतलब कोई भी उत्पादक चाहे वो एकाधिकारी हो चाहे एकाधिकारात्मक बाजार का उत्पादक हो, वो अपनी अतिरिक्त वस्तु की मात्रा तभी बेच सकता है जब वो कीमतों को कम करे। किंतु दोनों के अंदर कीमतों में बदलाव की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। एक एकाधिकारी है वो अधिक मात्रा में कीमत में परिवर्तन करता है तो उसकी मांग मात्रा में थोड़ा ही परिवर्तन होता है, किंतु विद्यार्थियों यहां पर कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन है वो मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन लाता है। अर्थात उतना कीमत में परिवर्तन एकाधिकारात्मक की स्थिति में नहीं होता जितना परिवर्तन एकाधिकार की स्थिति में होता है। बाकी दोनों मांग वक्र बताते एक ही परिस्थिति को कि कीमत को यदि कम किया जाएगा तो ही उस वस्तु की मांग है वो बाजार में अधिक होगी या वो वस्तु बाजार में अधिक बिकेगी। ये भी एकाधिकारात्मक बाजार की स्थिति भी यही कहती है कि बाजार में यदि एक
एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की कोई फर्म है, उसको वो अपनी वस्तु को ज्यादा मात्रा में यदि बाजार में बेचना है तो ऐसी स्थिति में इसको भी कीमतों में कमी करनी होगी। किंतु ये फर्में अधिक मात्रा में कीमत कम करके भी अपने वस्तु की मांग को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगी, जबकि ये वस्तु है थोड़ी सी कीमत में कमी करके भी मांग को या उस वस्तु की मांग को बाजार में अधिक बढ़ा सकने में सफल हो जाएगी, क्योंकि ये जो वस्तु निर्मित कर रही है, क्योंकि इसका तो कोई स्थानापन्न नहीं है, ऐसी तो कोई वस्तु बनाई नहीं जा रही है, केवल सिंगल वस्तु की बात कर रहे हैं, जबकि इसके निकट स्थानापन्न वस्तुएं भी मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही इस वस्तु की कीमत कम होती है तो जो दूसरी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की जगह भी इस वस्तु को खरीदने उपभोक्ता लग जाते हैं, जिसके अंदर इसकी मात्रा ज्यादा रहती है। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं दोनों की, कि हमने प्राइस की बात की थी एकाधिकार के अंदर, प्राइस में ले रहा हूं यहां पे समझाने की दृष्टि से है, ये एकाधिकार की स्थिति में है और ये प्राइस ले रहा हूं मैं एकाधिकारात्मक की स्थिति। विद्यार्थियों हमें इसमें लेना एकाधिकारात्मक है, लेकिन मैं स्थिति बता रहा हूं कि दोनों बाजारों के अंदर जो प्राइसें हैं वो किस तरीके से चेंज होती हैं। जीरो लें या छोड़ दें एक बार। एक उत्पाद कल का हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने यही देखा कि 10 रुपए कीमत होती है, 2 इकाई हो जाएगी तभी जब कीमत घटा दी जाएगी, कीमत और घटाई जाएगी तो और मात्रा बढ़ जाएगी, और कीमत को और कम किया जाएगा तो मात्रा और बढ़ेगी, और कीमत को और भी कम किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में भी मात्रा और बढ़ेगी। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ 1 रुपए के बराबर इस वस्तु की कीमत है वो कम हो रही है, अर्थात यहाँ इस बाजार के अंदर ये 1 रुपए के बराबर कीमत कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे 1 रुपए के बराबर कीमत कम हो रही है तो दुगुना हो रहा है, दुगुने से 3 गुना हो रहा है, 3 गुने से 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। अब यहाँ पे जो होगा वो ये कि 10 रुपए कीमत पर 1 इकाई ली जा रही है, किंतु अब 9.5 की स्थिति में 2 इकाइयां ली जा रही है, 9 की स्थिति में 9 रुपए की स्थिति में 3 इकाइयां हैं, 8.5 की स्थिति में 4 इकाइयां ली जा रही हैं, और 8 रुपए की स्थिति के अंदर 5। अब ये क्वांटिटी सेम है दोनों ही बाजारों में, किंतु कीमत में बदलाव भिन्न भिन्न है, और इसी के कारण इनकी जो लोच है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है। हमने देखा कि एकाधिकार में जिस अनुपात के अंदर कीमतों में बदलाव होता है उस अनुपात के अंदर एकाधिकारात्मक में कम बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पे कम बदलाव के कारण वो ज्यादा इकाई बेचने में सक्षम हो जाता है या मांग को पैदा कर देता है, किंतु यहाँ पर मांग उतनी नहीं बढ़ती जितनी की प्राइसों में चेंज होता है। अब यदि इस स्थिति के अंदर हम इसका टीआर की बात करें, टोटल रेवेन्यू की बात करें, तो जैसे कल हमने एकाधिकार की स्थिति में टोटल रेवेन्यू वक्र ज्ञात किया या टोटल रेवेन्यू ज्ञात किया, वैसे ही हम इसमें करेंगे कि टीआर बराबर होता है पी गुणा क्यू। पी आपका ये है और क्यू इधर है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई 1 को किया 10 आया, 9.5 को 8 से करोगे तो 19, 9 को 3 से करोगे तो 27, और 8.5 से 4 को करोगे तो 34, और 8 को 5 से करोगे तो 40। यही स्थिति आएगी। अब विद्यार्थी यहाँ पे देखिए वहां पर भी घटती दर से बढ़ता हुआ टीआर वक्र ही मिला था। यदि इसके लिए मैं टीआर वक्र बनाऊं एकाधिकार की स्थिति में तो 10, 18, 27, 24, 28 और 30। अब दोनों ही टीआर वक्र सेम ही बन गए, ये भी घटती दर से ही बढ़ रहा है। उत्तरोत्तर देखेंगे तो यहाँ पे 8 ही बढ़ा है, यहाँ पे 6 ही बढ़ा है, फिर ये 4 ही बढ़ा है और यहाँ पे 2 ही बढ़ा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि ये 9 ही बढ़ा है, 10 तो नहीं बढ़ा, इसका मतलब उससे कम बढ़ा है। यहाँ पे 8 ही बढ़ा है, यहाँ पे 7 ही बढ़ा है और यहाँ पर 6 ही बढ़ा है, अर्थात बढ़ने की दर है वो धीरे धीरे यहाँ पर भी कम है।
तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो एकाधिकार की स्थिति हो चाहे एकाधिकारात्मक की स्थिति हो, दोनों में जो टीआर है, टोटल रेवेन्यू है, वो घटती दर से बढ़ता है। और घटती दर से यदि टोटल रेवेन्यू बढ़ता है तो उसके लिए भी वक्र, उत्पादन की मात्रा है यहाँ पे टीआर, तो ये घटती दर से बढ़ता हुआ वक्र ही होगा। क्लियर? अब यदि हम एआर की बात करें तो एआर ज्ञात करने का सूत्र रखना था एआर बराबर टीआर बटे क्यू। इस टीआर के अंदर इस क्यू का भाग दे दीजिए, एक का भाग दिया 10 में तो 10 आए, 19 में 2 का भाग दिया तो 9.5 आए, 27 के अंदर 3 का भाग दिया तो 9 आ जाएंगे, 34 में 4 का भाग दोगे विद्यार्थियों तो 8.5 आ जाएंगे, और 40 में 5 का भाग दोगे तो 5। अर्थात यहां पर भी T बराबर ए आर। ठीक है, जो ये डी है, डिमांड कर्व है, वो डिमांड कर्व इक्वल ही क्या होता है, ए आर होता है। जिस प्रकार हमने कल बात की थी एकाधिकार की स्थिति में कि डिमांड इक्वल ए आर होता है, जो कि घटता हुआ है और प्राइस के बराबर ही हो। दूसरी हम बात करते हैं इसके अंदर एमआर। विद्यार्थियों एमआर यानी कि सीमांत आगम है, वो कुल आगम में होने वाले परिवर्तन को बताता है कि एक अतिरिक्त इकाई बिक्री की मात्रा बढ़ाने से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन। तो 0 से 1 किया तो पीआर बढ़ के कितना हुआ, 10 हुआ। जब 1 से 2 किया तो ये बढ़कर कितना हो गया, 10 से 19 यानी कि 9 के बराबर बढ़ा। इसी प्रकार यहाँ पर ये 8 के बराबर बढ़ रहा है, यहाँ पे ये 7 के बराबर बढ़ रहा है, और यहाँ पर ये 6 के बराबर बढ़ रहा है। कल भी हमने देखा कि एआर भी घट रहा था, एमआर भी घट रहा था, किंतु घटने की जो दर थी वो एआर से एमआर की ज्यादा थी। वही चीज आज भी है कि एआर और एमआर दोनों ही घट रहे हैं, लेकिन घटने की जो दर है वो एमआर की ज्यादा और एआर की कम है। इसलिए एआर वक्र है वो ऊपर और एमआर वक्र है वो नीचे बन रहा है। किंतु यहां पर विद्यार्थियों जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि यहां पर जो एआर है उसकी लोच ज्यादा है, जबकि एकाधिकार में हमने बात की कि उसका जो एआर वक्र था उसकी लोच थी वो कम थी, और घटने की दर थी जो दोनों की सेम ही है। दोनों ही स्थितियों में, चाहे एकाधिकार में ले चाहे एकाधिकारात्मक में ले, कि एआर की अपेक्षा एमआर है वो तेजी से घट रहा है, और जबकि एआर है वो एमआर से कम घट रहा है, लेकिन घटते दोनों ही हैं। वही स्थिति इसमें भी होगी कि यदि एमआर और भी बढ़ता चला गया तो ये 0 भी हो सकता है, और 0 के बाद ये ऋणात्मक वाली स्थिति में भी होता है। 0 उस बिंदु पर होगा जहां टीआर निर्जीव है, और जैसे टीआर घटने लगेगा वैसे ही एमआर है वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें कि जो एक एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है उसके अंदर भी औसत आगम कैसे होंगे, सीमांत आगम कैसा होगा, और कुल आगम है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो इसकी चर्चा हमने इसके अंदर की। अब यहाँ पे जो एआर कर्व या डिमांड वक्र है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति के अंदर, तो इसकी लोच अधिक होने के पीछे जो कारण है वो कुछ बिंदुओं पर निर्भर करता है, जिसके अंदर पहली हम बात करें कि फर्मों के मध्य जो वस्तु विभेदीकरण है उसके अंदर जो वस्तुओं में भिन्नता का अंश कितना है। तो पहली चीज इसकी लोच अधिक होने का कारण है वस्तुओं में भिन्नता कि जो वस्तुएं हैं वो आपस में जो समान या मिलती जुलती जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं उनके अंदर भिन्नता है, उसका अंश कितना है, यानी कि अधिक है या कम है। अब देखिए भिन्नता यदि जितनी अधिक होगी वो वस्तु उतनी ही एकाधिकार के निकट जाएगी, अर्थात उसकी लोच है वो कम होगी। किंतु जितनी ये निकटतम बनेगी
उतनी ही इसकी लॉस बढ़ेगी, क्योंकि ये बाजार की स्थिति, क्योंकि जितना भिन्न है वस्तु दूसरी वस्तु से जितनी भिन्नता लिएगी तो वो एकाधिकार के अधिक निकट जा रही है, जबकि वो समरूपता की ओर जाएगी कि इन दोनों में जो भिन्नता है वो नए कम से कम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका जो मांग वक्र है वो अधिक लोचदार वाली स्थिति के अंदर पाया जाएगा। दूसरा है उपभोक्ताओं की वरीयता है, वो भी महत्वपूर्ण रखती है। अब कई बार होता ये है कि कोई उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत को तो कम करता है, किंतु लोग उस वस्तु की को वरीयता प्रदान नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में लोच उसकी कम होगी। किंतु कीमत कम करने के साथ उस वस्तु को लोगों के द्वारा वरीयता भी अधिक दी जाएगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस बाजार के अंदर उस जो फर्म है उसका मांग वक्र है वो अधिक लोच वाला ही होता है। और तीसरी कंडीशन है समूह में फर्मों की संख्या। यदि समूह के अंदर जितनी अधिक फर्में हुई, जितनी ज्यादा फर्में होंगी उतनी ही लोच अधिक होने की संभावना होगी, जबकि जितनी फर्मों की संख्या कम होती है उतनी ही लोच है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्म है वो कम जब फर्में होती हैं तो स्वतंत्र रूप से किसी भी नीति का अनुसरण या उस नीति को बना सकने में सक्षम नहीं होती, जबकि बहुत सारी फर्में होती हैं तो ऐसी स्थिति में एक फर्म है वो अपनी स्वतंत्र नीति बनाकर अधिक लोच प्राप्त करने के अंदर या अधिक उत्पादन करने में और बेचने के अंदर सक्षम हो जाती है। विद्यार्थियों, आज के कालांश में भी हम इतना ही कर पाएंगे और इसके साथ अपना एकाधिकारात्मक जो प्रतियोगिता वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। कल हम चर्चा करेंगे अल्पाधिकार की स्थिति में कि एक अल्पाधिकार की जो स्थिति होती है उसके अंदर एक फर्म है वो किस तरीके से व्यवहार करती हैं, उनके अंदर क्या परिस्थितियां पाई जाती हैं, आदि आदि चीज़ों की चर्चा है कल करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहें और कोई भी समस्या हो उससे मुझे अवगत करवाएं। कोविड का ख्याल रखें, मास्क हमेशा लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, बीच में 2 गज की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।